वेलकम बैक जी। स्टार्ट करते हैं। 6 लोग आगे। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, आ रही है। जी सर, जी आ ऑडिबल। रही है सर। सॉरी, काइंडली बताइएगा आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, आ रही है। यस सर, ऑडिबल प्लीज। थैंक यू जी। अच्छा जी। तो हम प्रेजेंटेशन पे वापस जाते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि जब दो प्रोजेक्ट का डिफरेंट टाइम फ्रेम हो तो क्यों ठीक नहीं है उनको कंपेयर करना। बेसिक वजह मैंने आपको ये बताई कि जूं जूं आप टाइम में आगे जाते जाते हैं तो कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स के इम्पैक्ट्स में ड्रास्टिक डिफरेंट नज़र आना शुरू हो जाता है। और कुछ सालों के बाद 30 40 45 सालों के बाद तो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए फिर उनको कॉमन ग्राउंड पे लाना ज़रूरी है। और कॉमन ग्राउंड पे लाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है रोल ओवर मेथड। वो बड़ा सिंपल है। उसमें तरीका ये है कि फ़र्ज़ करें एक प्रोजेक्ट 10 साल का और एक 100 साल का है। तो 10 वाले को 10 बार कंसिडर कर लें कि वो हर 10 साल बाद फिर शुरू हो जाता है और चलता रहता है। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे, 100 के बराबर हो जाएंगे, तो आप उन दोनों को कंपेयर कर सकेंगे, विच इज़ ईजियर मेथड। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि एग्जैक्ट 10 और एग्जैक्ट 3 और एक दूसरे के एग्जैक्ट मल्टीपल तो नहीं होते ना। प्रोजेक्ट हो सकता है एक 3.5 का हो, एक 15 साल और 2 महीने का हो। तो फिर उसमें फिर बहुत कह लें कि मैथमेटिक्स नॉट रिक्वायर्ड, उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर तरीका ये है कि इक्विवेलेंट एनुअल नेट बेनिफिट मेथड इस्तेमाल करें, जिसमें बेसिकली एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एन्युइटी फैक्टर। एन्युइटी फैक्टर यानी वो जो हम पीछे एन्युइटी की बात कर रहे थे ना, कि हर साल में इक्वल पैसे आना। तो प्रोजेक्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं कि इसकी एन्युइटी कितनी है। अगर अगर ये हमें दे रहा होता तो हर साल इक्वल दे रहा होता तो कितने दे रहा होता, तो दोनों को पता चल जाएगा कि ये 100 साल के लिए देगा और हर साल इतने देगा, और ये 25 साल के लिए देगा और हर साल इतने देगा। तो वो एक कॉमन दोनों के लिए ग्राउंड आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि एन्युइटी बेसिस पे ये हमें कितना दे रहा है। तो उस वो कैसे होता है, एन्युइटी फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं ये, इसके दो फार्मूलाज हैं। एक प्रेजेंट वैल्यू के लिए और एक फ्यूचर वैल्यू के लिए। आपने करना क्या है कि मोर और लेस वही फार्मूला है आपका। और इसमें जो एक चीज़ चेंज हो गई है वो ये आर आ गया। सॉरी, आर हम इंटरेस्ट रेट को ही कह रहे हैं। टी आ गया है ये ऊपर ईयर्स। तो मेरा अगली स्लाइड पे शायद इसकी कैलकुलेशंस नहीं, कैलकुलेशंस नहीं है। तो बेसिकली इसी फार्मूला को आप इस्तेमाल करें और इसमें वैल्यू डालते जाएं तो आपको एक एन्युइटी फैक्टर मिल जाएगा उस प्रोजेक्ट का। तो आर आपका इंटरेस्ट रेट है और टी आपका टाइम है। और दोनों केसेस में टाइम को माइनस लिखा हुआ है। तो जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है उसकी एन्युइटी हमारी 2.43 मिलियन बन रही है। और जो हमारा कोजनरेशन प्लांट है उसकी एन्युइटी 2.57 मिलियन बन रही है। तो इसका मतलब है कि जो कोजनरेशन प्लांट है वो अ, उसकी कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो ज़्यादा अच्छी है, तो हम उसको लेके चलेंगे। तो ये अगेन ये सिर्फ उस टाइम पे जो आप इस्तेमाल करेंगे जब आपके टाइम फ्रेम्स अलग अलग होंगे। ज़्यादातर केसेस में अब डिपेंड करता है कि आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं ना। जैसे 2 लेन की रोड और 4 लेन की रोड को कंपेयर करना है तो वो उनका एक ही होगा, क्योंकि हम एक ही रोड की बात कर रहे हैं, सिर्फ लेन्स कम या ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ पार्क बनाना है और एक तरफ स्कूल बनाना है तो ज़ाहिर है फिर वो अलग हो जाएगी। इसी तरह फ़र्ज़ करें आप एक तरफ मोटरवे बनाने की बात कर रहे हैं और एक तरफ अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं तो वो प्रॉब्ली उनका भी अलग अलग हो जाएगा। वो डिपेंड, ये टाइम फ्रेम्स की बात हो रही है जो आपका प्लानिंग होराइजन है। जैसे पीछे हमने कहा कि हो सकता है कि आपके प्लानिंग होराइजन से बाहर भी कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स हों, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके प्लानिंग होराइजन की। सर, इसको जरा क्या एक्सक्यूज मी कैलकुलेट सर। कर सकते हैं? जी जी सर, जी दोबारा बोलिएगा अ, प्लीज़। सर, इसको क्या जरा कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी। आप करके थोड़ा एग्जांपल दिखा एक्सेल दीजिए। में चले जाते हैं ना, एक्सेल से कर लेते हैं। तो ये ओके। हमारे पास जो दो प्रोजेक्ट हैं इनमें देखें, लाइफ स्पैन 75 साल और 15 साल है और डिस्काउंट रेट 6% है। ठीक है जी। तो यही डेटा हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पहले फार्मूला ले जाते हैं। फार्मूला है वन, इसको कॉपी करके उधर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ये प्रोजेक्ट वन और ये
प्रोजेक्ट टू। और इनकी है क्या क्या जी? एक 75-15 लाइफ स्पैन है और 6% डिस्काउंट है। तो प्रोजेक्ट वन की 75 है, इसकी 15 है लाइफ स्पैन, और 6% डिस्काउंट रेट है। तो इज इक्वल टू 1। अब ये मुझे बताते जाएगा, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। तो 1 - 1 प्लस आर, हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 6 है। और रेज टू द पावर, इसके शुरू में एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं क्योंकि हमने इसके नीचे भी डिवाइड भी करना है। 1 - 1 प्लस 0.6 रेज टू द पावर माइनस माइनस 75, पहले के 75 साल हैं। और इसको ब्रैकेट बंद करके और डिवाइड करना है इसको फिर 0.6 से। और इसी को इधर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 - 1 प्लस आर 0.6 है, और रेज टू द पावर माइनस। 0.06 आ रहा है ना, 6% है। जी, मैं फिलहाल 0.06 ही लिख रहा हूँ, देखते हैं अगर गड़बड़ नहीं हुई तो। और इसकी लाइफ है 15, और इसको डिवाइडेड बाय 0.6, 0.06। अच्छा, ओके, ठीक ठीक ठीक, सही। 6%। ठीक ठीक, सही। तो इसको एंटर कर देते हैं। तो ये तो इसका मतलब हमने कोई गड़बड़ कर दी है, तो उस गड़बड़ को ठीक करते हैं। अच्छा जी, ये तो तकरीबन एक ही जैसी फिगर्स आ रही हैं, फिर हमने कहाँ गड़बड़ की? पीछे भी दोबारा से चेंज करें, 0.06 दो जगह पे इंटरेस्ट रेट लग रहा है यहाँ पे फॉर्मूला में। ये भी 0.06 कर दिया। अच्छा, यहाँ भी चेंज करें, सही। 1.06, और ये भी 1.0.06। ठीक, तो एक 16:45 और एक 9:71, और उधर क्या था हमारे पास? ये था सो 2:43 और 2:57। अच्छा, इनमें भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फ़र्क इतना ही है, लेकिन ये 1.1 - 1 प्लस 0.06 पावर -15 पॉइंट जीरो ये वाली वैल्यूज तो सेम ही है, ये वाली उसमें यही आ रही है। ये यही आ रही है क्या मतलब? ये 16.45 ही आ रही है, 43 आ रही है शायद, इतनी। ये तो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट तो ठीक है। स्लाइड में जाए ना, वहाँ पे ये ये टू वैल्यूज पॉइंट है। फोर थ्री 40 डॉलर अच्छा, हाँ, डिवाइड यही बाय ठीक है 16। ठीक है, हाँ यही आ रहा है तकरीबन ना। 40 जी। 16 और 971, हाँ यही आ गई, ठीक है। सिक्सटीन हम्म। 45 और 971। तो इसमें ये हमने किया प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। और अगर फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से करना हो तो फार्मूला में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। जी। ये ना, ये 1646 और 971, तो यही उधर एक्सेल पे आ गई है। ठीक है जी, चले आगे। ठीक 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 जी, आगे चलें सर। जी। अच्छा जी, एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। अब ये एक और चीज़ है, पीछे हम डिस्काउंटिंग की बात कर रहे थे। अब ये कह रहा है कि अगर आपने इन्फ्लेशन को भी बीच में कंसिडर करना है, तो अब आप देखेंगे कि एक कितना ज़्यादा ड्रास्टिक और फ़र्क पड़ जाएगा। अब ये याद रखना आपने कि इन्फ्लेशन के लिए को हर जगह पे नहीं कंसिडर करना। जहाँ पे इन्फ्लेशन रेलेवेंट हो सिर्फ वहाँ पे कंसिडर करना है। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी जगहों पे रेलेवेंट होता है और कौन में नहीं। जैसे टू कन्वर्ट अमाउंट्स एक्सप्रेस्ड इन ईयर ए नॉमिनल डॉलर्स। नॉमिनल डॉलर का मतलब होता है लिखे हुए, जितने आपके सामने एक्चुअली आ गए हैं। आपको अगर आज से 10 साल बाद 100 रुपये मिलने हैं, तो वो उसको हम कहते हैं नॉमिनल वैल्यू है, अमाउंट दैट विल रिसीव इन 10 ईयर्स। नॉमिनल का मतलब नॉमिनेटेड, लिखी हुई, जो एक्चुअली मिल रही है। तो जो किसी एक साल में आपको जो एक्चुअली मिल रही है, उसको अगर आपने किसी और साल के रियल डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, जैसे नीचे एग्जांपल लिखी हुई है कि पाकिस्तान का जो सीपीआई है, सीपीआई क्या होता है, नीचे अगेन डेफिनेशन लिखी हुई है कि कंज्यूमर आप, प्राइस इंडेक्स। जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आप करते क्या है कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव बास्केट बनाते हैं, जिसमें कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ ट्रैवल होता है, कुछ इस तरह बहुत सारी चीज़ें मिला के
तो आप हर साल देखते रहते हैं कि उसकी प्राइस कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई। तो वो जिस परसेंटेज से बढ़ती है कम होती है उसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। एक और तरीका भी होता है परसेंटेज के अलावा फिगर में भी कैलकुलेट करने का, लेकिन ये पाकिस्तान में हमारा जो स्टैट्स डिवीजन है वो परसेंटेज में करता है, इसलिए उसी उसी की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का CPI 21-22-23 में, 2021-22-23 में 12.5, 19.5 और 29.5 था। अब मैं इसको इससे पीछे नहीं लेके गया क्योंकि उसमें फिर वो पॉलिटिकल साइड आ जाएगी, इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाएगी। 2019 में ये एक्चुअली बहुत कम था, 3.3% था, तो वो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाती है, तो उससे हमें बात समझ नहीं आनी थी। तो जो हमारा $100 हमें रिसीव हुआ 2023 में, यानी पिछले साल, वो 2021 के हिसाब से सिर्फ $41 थे। यानी ये सब मैं ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ही थी, या ये कह लें जो भी इनका पिछला वर्जन था, तो उन्हीं के टाइम में क्या हुआ है कि 2 साल में आपके $100 की वैल्यू $41 हो गई है। ये इसको कहते हैं एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। फार्मूला क्या है कि 100 डिवाइड बाई 29 यानी साल जो साल के एक्चुअल पैसे आपको मिल रहे हैं, नॉमिनल डॉलर्स जो मिल रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दें दूसरे उसको, यानी एक उसके पैसों को उसके अपने CPI से डिवाइड कर दें, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें CPI ऑफ द ईयर जिसमें आप जाना चाहते हैं। जैसे हम 2021 में जाना चाह रहे हैं, तो 2021 का CPI 12.3 है, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 डिवाइड बाई 20.3 को, तो 41 आ गया। तो इसी में अब वो हमारे मुल्क में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुई है पिछले कुछ सालों में ना। अब जो 24 की फिगर्स मुझे कहीं मिली नहीं है, लेकिन शायद 24 की फिगर्स बहुत अच्छी होंगी, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। यानी अगर ये 29.2 है तो इसके करीब करीब की कोई होगी। तो आप 23 के डॉलर को 24 में लेके जाना चाहेंगे या 24 के 23 को, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर आपने इन्फ्लेशन के लिए भी एडजस्ट करना है, अब सवाल ये है कि किस चीज़ के लिए एडजस्ट करें। अब ये फिगर्स जो हैं, इनमें फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील की प्राइस तो नहीं होती, कंज्यूमर आइटम है ही नहीं वो। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफशोर में अगर आपने इंस्टॉलेशन करनी है किसी विंड टरबाइन की, तो उसकी प्राइसेस नहीं होंगी, एंड सो ऑन। तो आपने देखना है कि जो CPI की वैल्यू आपके पास है, क्या वो रिफ्लेक्ट कर रही है उन चीज़ों को जिनके लिए आप एडजस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में, सोशल प्रोजेक्ट्स में, हमेशा CPI नहीं इस्तेमाल होता, अनलेस के वो कोई उन चीज़ों की बात हो रही हो जो फूड बास्केट में या उस बास्केट में होते हैं जिससे CPI कैलकुलेट होता है। तो ये आप देखिएगा आपके प्रोजेक्ट में अगर ये रेलेवेंट है तो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है चीज़ों को। अब देखें ना, अगर आपका पीछे आप डिस्काउंट कर रहे थे, आपका $100 वैसे ही $5 रह गया था 30th ईयर पे। अब अगर आप उसको मज़ीद आधा कर देंगे, 141 भी ये भी कर देंगे, तो वो और नीचे गिर जाएगा। तो वो सिर्फ उस सूरत में करें जब वो रेलेवेंट हो, वरना मत करें। अच्छा जी। सॉरी, कोई कुछ कहना चाह रहा था कि हाथ रेस किया किसी ने? सर सर मैं इसमें जी जी। एक और था, अनसर्टेनिटी को भी इसके अंदर जो आप डिस्काउंटिंग फैक्टर में कंसिडर करते हैं, तो क्या मतलब वो इन प्रोजेक्ट्स पे कोई हाँ कोई बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। थंब रूल है? बिल्कुल वो, लेकिन वो हमारा अगला टॉपिक है, जो हम ओके। सेंसिटिविटी एनालिसिस में बात करेंगे ना। राइट सर, राइट वो सर। इंशाल्लाह वो भी करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक है। जी बेहतर सर। ठीक। अच्छा जी। तो ये प्रॉब्ली आखिरी स्लाइड है, टर्मिनल वैल्यूज़ के। जब भी कोई प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा होता है तो उसकी कोई ना कोई टर्मिनल वैल्यू भी होती है। अब टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, जिस तरह हमने पीछे बात की कि परपिटुइटी जो है वो, इट इज़ बियॉन्ड योर प्लानिंग होराइजन, जो टाइम होता है उसकी पेमेंट्स को हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। तो अगर आपके आपके प्लानिंग होराइजन के बाद, या यानी आपने ये प्रोजेक्ट 25 साल के लिए रखा, तो 25 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, टर्मिनल वैल्यू क्या होगी। अब ये सिर्फ मैं प्रोजेक्ट के सेंस में बात कर रहा हूँ, आपके CBA के प्रोजेक्ट में, क्योंकि फाइनेंस में ना टर्मिनल वैल्यू का कुछ और मतलब होता है, वो मेच्योरिटी वगैरह उससे रिलेटेड होता है। तो इस जो जिस तरह मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसको आपने एक्सटेंड नहीं करना फाइनेंस की तरफ। ये सिर्फ हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, प्लानिंग टाइम मेरा ख़त्म हो रहा है, उस वक्त उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो जो वाइबल एसेट्स होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल कोई जनरेटर था, कोई एक्सकेवेटर था, कोई और मशीनरी इक्विपमेंट थी, तो उसके लिए बहुत अच्छा एस्टिमेट आप लगा सकते हैं टर्मिनल वैल्यू का सेकंड हैंड मार्केट में, कि वो कितने की बिक जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ थी, आपके पास डबल केबल्स थी, जीपें थी,
तो वो सेकंड हैंड मार्केट में अगर आपने 100 रुपये की ख़रीदी और सेकंड हैंड मार्केट में 70 की बिक रही है, तो वो उसको हम उनकी टर्मिनल वैल्यू कहेंगे। कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स में नेगेटिव टर्मिनल वैल्यू भी होती है, जब आपको चीज़ें डिसमेंटल करनी पड़ती हैं, डिस्पोज करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं उनकी टर्मिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव में होती है। इसी तरह जो स्पोर्ट्स सिटी वगैरह ये ओलंपिक्स के लिए बनाई जाती हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में, तो उनकी टर्मिनल वैल्यू नेगेटिव में होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस सारी चीज़ को फिर उतार के कहीं और शिफ्ट भी करना होता है, क्योंकि वो जगह ले रही होती है बहुत सारी, या कोई उसमें टॉक्सिन्स फैलने के या कोई ताबकारी वगैरह फैलने के ख़तरे होते हैं। इसी तरह अस्पताल में इंसिनरेटर्स वगैरह जहाँ लगे होते हैं, उन चीज़ों की टर्मिनल वैल्यू नेगेटिव में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी आपने देखना है अपने प्रोजेक्ट्स में कि आपकी टर्मिनल वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये हो गया जी हमारा सेशन। कोई आपके सवाल सर हैं तो मुझे बताएं प्लीज़। सर एक क्लैरिटी, आपने लास्ट टाइम भी इसको बताया था जब आप शुरू में पढ़ा रहे थे, तो जी सर। मैंने अभी जब वो गया था तो हमारे यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू का टर्म यूज मेरा ख्याल है नहीं करते, वो इसको रेजिड्यूल वैल्यू में इस्तेमाल करते हैं कि बाकी मांदा प्रोजेक्ट की जो इसकी लाइफ पूरी हो जाती है तो उसकी रेजिड्यूल वैल्यू क्या होगी। ये जी जी मैं बिल्कुल, रेजिडुअल भी है, होराइजन भी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो कॉन्सेप्ट सबसे से आप फिर वर्ड जो मर्जी यूज़ कर लें। ज़्यादातर होराइजन भी वर्ड यूज़ होता है, रेजिड्यू भी होता है, टर्मिनल भी होता है। मैं थोड़ा सा वो टर्मिनल मैंने सोच समझ के इसलिए इस्तेमाल किया कि एक तो आपकी किताब में लिखा हुआ है, और दूसरा ये थोड़ा सा एक्सटेंडेबल कॉन्सेप्ट है। और रेजिड्यूल आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि वो रेजिड्यूल चीज़ें फिर बीच बीच में भी आ जाती हैं ना। टर्मिनल वो एक टर्मिनेशन का भी एक सेंस देता है। तो वो बस जो राइट। मुझे करीब करीब लग रहा था, मैंने वो टर्म इसलिए इस्तेमाल कर ली। सर एक सर आपसे थोड़ा और जहमत देनी थी सर, मुझे ये बताइएगा कि सर इस दफा अभी हमारा ये आज दूसरा टॉपिक है, जी सर। तो इसमें आज जो हमने पढ़ा है इसके अंदर जिस तरह वो नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है या फ्यूचर वैल्यू को या प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंटिंग करके करना, क्या इसके शुड वी बी एक्सपेक्टिंग इट्स न्यूमेरिकल इन आर एग्जाम सो दैट फिर हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वो उसके अंदर एक्सेल के अंदर तो हमने वो फार्मूला वगैरह लगा के इस तरह खींच दिया, वो आ गया सर। अच्छा अच्छा, देखें ये तमाम लोग जो रिकॉर्डिंग भी सुन रहे होंगे ना, प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा ये बात कि आपके आपका प्रोजेक्ट जो सीबीए की रिपोर्ट होगी, अगर वो हाईएस्ट क्वालिटी की होगी, पब्लिशेबल शक्ल में होगी, तो आपके 90% नंबर आएंगे, मिड टर्म में भी, प्रोजेक्ट में भी, फाइनल में भी। आपकी सीबीए की रिपोर्ट वेरी गुड होगी तो 80% से 90% के दरमियान आएंगे, एंड सो ऑन। गुड होगी तो 70 से 80 के दरमियान आएंगे। बाकी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगी। इम्तिहान आप लोग मुझसे बहुत दफ़ा पढ़े हुए हैं, आप में से ज़्यादातर लोग आप जानते हैं कि इम्तिहान मिड टर्म और फाइनल जो है वो फॉर्मेलिटी होती है आपकी। थ्रू आउट लर्निंग मैं प्रोजेक्ट से समझने की कोशिश करता हूँ। तो जो भी होगा, एक तो आपके लिए टैक्सिंग नहीं होगा फजूल में, और सेकंडली आप लोगों के रिजल्ट में बहुत फ़र्क नहीं डालेगा। फ़र्क जो चीज़ डाल रही होगी वो सिर्फ प्रोजेक्ट होगी। यानी ये समझे कि आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी फाइनल इम्तिहान के रिजल्ट्स की या मिड टर्म के रिजल्ट्स की, वो बहुत कम होगी। जो ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स में होगी, और उसी से आपके ग्रेड डिसाइड होंगे। और टैक्सिंग नहीं होगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये आपका सबसे आसान पेपर हो। तो अगर थैंक आप यू। चाहते हैं कि और मज़ीद आसान हो, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन बना के दे दें। फॉर एग्जांपल 5 सवाल आने हैं फाइनल में ना, तो आप लोग मुझे 15 सवाल बना के दे दें, मैं उसी में से सर 5 सवाल। लास्ट तब फिर तो हल लास्ट टाइम करके मैं भेज दिया। आपको सर आपके वो एसेंशियल्स को पिक नहीं कर सका इस दफा, तो इसमें मैंने जाके वो थोड़ा सा किसी से समझ के भी आया था कि अब जिस तरह वो प्लानिंग कमीशन का वो PC1 एटसेट्रा बनते हैं, जी सर। इस दफा तो मैंने काफी एफर्ट की है। लेकिन लास्ट टाइम मैं बिल्कुल मेरा ख्याल है कोई ज्यादा प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा मैं उसको अंडरस्टैंड करने में आप चाह क्या रहे हैं और मैं क्या प्रोड्यूस करना है, वो अच्छा थोड़ा सा मैं उसको बैक कर गया था। अच्छा, मस्ट हैव बीन माय फॉल्ट एज वेल, मैंने हाँ। क्लैरिटी से नहीं बताया होगा। लेकिन बहरहाल अभी आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड के ये। नहीं नहीं सर, अभी तो माशाल्लाह अभी जो है ना ये एग्जैक्टली ये हमारी इस मास्टर्स में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में जिन्होंने एग्जीक्यूट करना होता है, दे एग्जैक्टली नो वी हैव कम टू नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट, सही सही सर। सब्जेक्ट सॉरी। ठीक ठीक, सही सर। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जावेद जी।
सर क्वेश्चन ये है कि लेट्स से कोई प्रोजेक्ट है हमारा, जिस तरह ये बीआरटी का है, या लेट्स से जैसे मैंने चूज किया था चश्मा बैराज कंस्ट्रक्शन और कैनाल। तो अच्छा, उसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसकी फिगर्स तो हर जगह पे मिले हैं, बट वो जो प्रोग्रेसिव पेमेंट्स के हाउ दिस 450 मिलियन यूएस डॉलर वाज poured इन इनटू द प्रोजेक्ट एट डिफरेंट फेजिंग, वो इंफॉर्मेशन जो है ना, वो बड़ी कोशिश की है लेकिन वो नहीं मिली। तो सो मतलब वी कैन टेक इट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज 450 मिलियन यूएस डॉलर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बैराज, और उसके बाद जो उसकी जो आगे कमीशनिंग है, उसके ऊपर जो ऑपरेशनल कास्ट हैं, ये जो उसके बेनिफिट्स हैं और उसकी जो कास्ट हैं, एक तो कैपिटल कास्ट हो जाएगी और जो उसके ऑपरेशनल कास्ट होंगी, और उसके कॉन्सिक्वेंस में जो हम फ्लड कंट्रोल में से जो सोशल बेनिफिट अक्रू कर रहे होंगे, या प्लस जो उसके हाइड्रो पावर जनरेशन एज ए यानी हमें सोशल बेनिफिट उसका मिल रहा होगा, विल बी एडिंग अप टू आवर बेनिफिट्स। और इसी तरह तीसरी चीज है कि जो क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर रही होगी, उनको हमने मोनेटाइज किया। और तो वो जो कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान का जो ड्यूरेशन है, मतलब लेट्स से इट्स 5 इयर्स और इट्स 6 इयर्स, तो उसमें चूंकि बहुत ज्यादा फिर वो निटी ग्रिटी में आ जाते हैं और वो फिगर्स अवेलेबल नहीं थी। तो हमने अपने जो प्रोजेक्ट की एनालिसिस है, या जो उसकी सीबीए है, उसमें जो कैपिटल कॉस्ट है, स्पेशली फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ एनपीवी कैलकुलेशन, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, और तो उसमें इसी तरह जो उसकी बीसीआर वगैरह कैलकुलेशंस के लिए, तो ये क्या ठीक होगा कि मतलब हम उसकी जो कैपिटल एक वैल्यू है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, एक कम्युलेटिव फिगर अवेलेबल है, उसको हम लेके उसको कैपिटल कास्ट में, इनिशियल कास्ट में ले लें, और प्लस बाकी जो हमारी बेनिफिट्स हैं और जो ऑपरेशनल कास्ट है, मेंटेनेंस की कास्ट हो गई, या बाकी जो ऑपरेशनल कास्ट है उसकी, उनको हमने कास्ट में लिया है। तो उनकी फिर हमने डिस्काउंटिंग और वो कास्ट की भी और बेनिफिट्स की वो करके फिर हमने उसको एक ड्यूरेशन पे एक्सटेंड किया है। तो डू यू थिंक सर दिस अप्रोच इज गोइंग टू वर्क? अच्छा, इसमें ना दो, आपके सवाल में ना दो चीज़ें हैं ना। एक आप ये कह रहे हैं सर। कि व्हेन समथिंग इज़ नॉट नोन तो उसका क्या किया जाए ना। और दूसरा, सर। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि दूसरा मैं आपको साइड बताता हूँ कि सीबीए बेसिकली तो होता ही यही है ना। सर। सीबीए में तो ज़्यादातर चीज़ें अननोन होती हैं, इसीलिए तो सीबीए करते हैं ना। सर। तो वो वहाँ पे फिर एनालिस्ट की इमेजिनेशन आ जाती है ना, कि वो चीज़ों को कैसे डिवाइड करता है और अगर कोई डेटा चाहिए तो कहाँ से लेता है। तो आई वुड से कि आप ना इसमें आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड हैं, आप फील्ड में आपने बहुत काम किया है, तो यूज़ योर इमेजिनेशन। और आप इमेजिनेशन का मतलब है कि इंट्यूशन, जो आपका जो आपने जी। सीखा है अभी तक अपने सारे करियर में ना, उसको इस्तेमाल सही। करके तो बेस्ट जो आपके ख्याल में हो रहा होगा वो अभी हम थोड़ी देर में एक केस स्टडी देखते हैं, जो इसी टॉपिक की केस स्टडी है, 5 मिनट में हम देख लेंगे। उससे आपको आइडिया ठीक। होगा कि हो सकता है कि एंड में बिल्कुल सब कुछ उलट हो जाए, लेकिन बहरहाल एनालिस्ट हम्म। ने तो अपने बेस्ट इमेजिनेशन से ना चीज़ करनी होती है। तो आई वुड से कि गो दैट वे। अगर आपको लगता है कि कैपिटल कॉस्ट ही है और एज्यूम करना चाहिए कि सारे पैसे आ गए, तो बस अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए। हम्म। इसको फजूल कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो आपका सवाल ठीक। है कि कोई चीज़ नहीं पता हो तो उसको कैसे एड्रेस करें, तो फिर उसके दो तरीके हैं। एक तरीका अगेन योर इमेजिनेशन, खुद एज्यूम कर लें कि ये होगा ये सर। होगा ये होगा। और दूसरा तरीका ये है कि जो हमने जो वो तमिलनाडु की केस स्टडी पढ़ी थी, उसने कह दिया था कि मुझे ये बात पता ही नहीं है, तो मैं बस अपने एनालिसिस पे हम्म। यहाँ पे रोक रहा हूँ, आगे चीज़ कोई और कर लेगा जब जब वो चीज़ पता चलेगी। तो ये जो राइट। आपको जो चीज़ पता नहीं है ना, वो मेरा ख्याल सर। है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि उसकी वजह से आप कहें कि इसको मैं छोड़ देता हूँ। वो काफ़ी है, जब सर। आपको कैपिटल कॉस्ट पता है तो बस गुड इनफ। अब उसके फ्लो को जी। छोड़ दें। बेहतर सर। बाकी तो सर सारी चीजें जो है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हो गई हुई हैं, एंड आई थिंक वी आर इन ए प्रोसेस ऑफ सबमिशन। ग्रेट। फाइनल हमने उसको टचअप कर दिया हुआ है सर। बस वो तो अभी बस ये हमारी थोड़ी सी अगली कंफ्यूजन थी। अगले जी हफ्ते हम सर। इंशाल्लाह सेंसिटिविटी एनालिसिस को देखेंगे। वो कोई इतना लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, सॉफ्टवेयर पे सर। देखेंगे हम। और उसके बाद एक असाइनमेंट आपकी, वो असाइनमेंट नहीं होगी बेसिकली, वो पिछली सारी असाइनमेंट्स को इकट्ठा करके जमा कराना होगा। लेकिन उसमें मैं आप लोगों से ये डिमांड करूंगा कि आप उसको एक फॉर्मल सीबीए या पब्लिकेशन की शक्ल में लाए ना। तो वो वहाँ ठीक है। पे उसकी एफर्ट आपकी पे टेक्निकल या सीबीए से रिलेटेड नहीं होगी, बल्कि पब्लिकेशन से रिलेटेड होगी। तो फिर आप लोग इंशाल्लाह सबमिट करा देंगे। तो मैं अगर जी। आपका कोई और सवाल नहीं है तो आई क्विकली मूव ऑन टू द केस तो स्टडी, सर छोटी सी आपने case study है।
जी। सर आपने स्टार्ट में कहा ना कि थर्ड असाइनमेंट, अभी तो हमारी तो ये सेकंड असाइनमेंट चल रही है ना, तो वो जी क्या हाँ, थर्ड, गलती से ये बोला गया या? थर्ड मतलब कि सॉरी, ये जो एक ये बस जो आपको मिल चुकी है वो सेकंड है, थर्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस की होगी और फोर्थ जमा कराने की होगी, वो कंपाइल करनी उसकी है। शक्ल कंपाइलेशन में है, लानी है। कंपाइल करनी है। तो वो जी हर जी, ये असाइनमेंट थर्ड के और फोर्थ आखिर में आनी ना, है। जी, हर दोनों असाइनमेंट्स के आखिर में मैंने लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 असाइनमेंट्स क्या होंगी, तो वहाँ पे से जी आपको अच्छा। एग्जैक्टली पता जी लग जी, जाएगा। थैंक जी, थैंक यू मिल सर। जाता सर। थैंक जी। यू सर। तो राइट सर, थैंक यू। मैं क्विकली ना केस स्टडी पे जा रहा हूँ अब, उस क्विकली उसको डिस्कस करते हैं और फिर हम छुट्टी करते हैं। अच्छा जी, केस स्टडी हमारी, इसको भी, एक्सेल को भी बंद कर देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हमारी किताब में नंबर 9 है, ठीक, ये केस 9 ये वाला जी। अच्छा जी, ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। अच्छा जी, ये मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जी जाने के सर, बजाय सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात बता देता हूँ, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा आपको ज़रूरत हो तो। कि एक कनाडा में, ये चूंकि ये किताब कैनेडियन ऑथर ने लिखी हुई है, तो उसने कनाडा की और वही वैंकूवर के आगे पीछे के एरिया की सारी बातें की हुई हैं, उसी स्टेट की। तो ये बता रहा है कि एक माइन से, ब्रिटिश कोलंबिया में ही माइन से एक्सट्रैक्शन होनी थी मिनरल्स की, और उसने जापान जाना था। तो वो करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कैनेडियन नेशनल रेलवे को कहा कि आप ये फलानी लाइन बिछाएं, और वहाँ से फिर यहाँ से जो माइन ओनर्स हैं वो मिनरल्स निकाल के उस रेलवे के थ्रू भेजेंगे, वो बॉर्डर एरिया में जाएगी और वहाँ से फिर जिस तरह भी जापान तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो इसमें स्टेक होल्डर बन गया, फिर जाहिर है माइन के ओनर्स, फिर गवर्नमेंट बन गई क्योंकि उसने इससे टैक्स लेने थे, फिर ये कैनेडियन नेशनल रेलवे बन गई क्योंकि इसने वो लाइन बिछानी थी और उसके फ़ायदे लेने थे। और अगर आप अपना डिसाइड करते हैं कि जापानी लोग भी जो ख़रीदेंगे मिनरल्स वो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं या उनकी भी स्टैंडिंग होनी चाहिए, तो फिर वो बन गए, वो भी बीच में आ गए। नहीं डिसाइड करते तो यही तीनों रह जाएंगे। तो इसका इसने एनालिसिस किया हुआ है कि, ये अब यहाँ पे एनालिसिस है कि, ये अच्छा हमारी फिर मीटिंग ख़त्म होने वाली है, मैं इसको जल्दी ख़त्म करता हूँ। कि माइनिंग सेक्टर में टोटल बेनिफिट्स जो हैं वो 9677 है, टोटल कॉस्ट 95 है, नेट सोशल बेनिफिट 163 रह गए। अब ये दो कॉलम इसने ऐड कर दिए हैं, तो आप देखिएगा आप लोगों के प्रोजेक्ट में अगर इस तरह की कोई चीज़ आप करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये जावेद, आपने रिस्क की बात की थी ना, तो या ये थोड़ा सा, चूंकि हमने अगले सब्जेक्ट में उधर, अगले लेक्चर में उधर ही मूव करना है, तो इन्होंने थोड़ा सा टच दे दिया उसका, कि फ़र्ज़ करें कि जो हमसे जी जिस प्राइस पे वो ख़रीद रहे हैं, वो सर। वो कहें कि हम 10% कम पे ख़रीदेंगे, यानी नेगोशिएशन हो और प्राइस कम हो जाए, तो फिर क्या होगा? सर। तो यहाँ पे ये बता हम्म। रहा है कि अगर नेगोशिएशन हुई तो ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं रहेगा, -426 हो जाएगा माइनिंग सेक्टर के लिए। और अगर हम्म। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस माइन से माल निकलेगा, वो भी अगर 10% कम हो गया, यानी 90 पे आ गया, तो फिर मेरा नेट सोशल बेनिफिट जो है वो -700 हो जाएगा, बिल्कुल ही वाइबल नहीं रहेगा। इसी तरह यही चीज़ फिर नहीं इसके रहेगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की डिटेल में कैलकुलेट किया हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। और ओवरऑल फिर ये बता रहा है कि ओवरऑल देखें तो 90% प्राइस कम हो गई तब भी ये वाइबल रहेगा, 189 जो यहाँ पे लिखा हम्म। है, ये वाला, कि ओवरऑल कम भी हो गई तो ये सर, वाइबल रहेगा, पॉजिटिव में है। लेकिन अगर क्वांटिटी एक्सट्रैक्शन कम होगी माइन से तो फिर ये नेगेटिव में चला नेगेटिव। जाएगा। तो दिस इज अनदर नेगेटिव में चला जाएगा। पर्सपेक्टिव, कि अगर आप हम्म। सिर्फ ये पैसों की टर्म्स में रिस्क मैनेजमेंट को देखना चाहते हैं, जो जो जावेद ने सवाल किया था, तो आप इस तरह देख सकते हैं। यानी हम्म। रिस्क यही होगा ना कि या पेमेंट जी। नहीं हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, रेट कम हो गया, ज़्यादा हुए, तो वो उनको भी आप फिर एक और कॉलम बना के देख सकते हैं कि वो वाइबल रहेगा कि नहीं। इसी तरह इसने एक और चीज़ ऐड कर दी है कि मैं प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कामरान आपके केस में बिजली की प्रोडक्शन वहाँ से कम होती है या ज़्यादा होती है, तो अगर आप समझते हैं कि वो रेलिवेंट चीज़ है तो उसको भी ऐड कर दीजिएगा। तो ये है जी, दैट्स ऑल आई हैड फॉर बेहतर है टुडे। सर। इसमें एक एक हाँ, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि
वाई इज देयर नो कंज्यूमर सरप्लस इंक्लूडेड इन अ बेनिफिट्स वालों में लिखा हुआ है। तो इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट वीकनेस डू यू सी इन दिस सीबीए। तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसने इस सारे में कई जापानियों की बात नहीं की हुई जिसमें जिन्होंने खरीदना है इनसे। तो इसका हम्म। मतलब है कि फिर वो ये यही प्रॉब्लम है और यही कंज्यूमर सरप्लस की तरफ भी जा रही है और यही स्टडी की वीकनेस है। और यहाँ पे हम्म। इसका आखिरी पार्ट देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली बिल्कुल ही कुछ और हो गया था। एक्चुअली जो है बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई थी और इसको बंद करना पड़ गया था फॉर फॉर बिगर रीज़न ये था कि इतना ज़्यादा वहाँ पे नीचे मिनरल्स थे ही नहीं। तो आप अपने केस को इसी हिसाब से देखिएगा कि अगर इस तरह की कोई मेजर चीज़ है उसके अंदर तो इफ़ यू थिंक इट इज़ अप्रोप्रिएट तो उसको कंसिडर कर लीजिएगा। जी बेहतर सब। तो कोई सवाल है तो जी मुझे बताएं वरना छुट्टी करते हैं, ये टाइम हमारा फिर ख़त्म होने वाला। ये ठीक है सर, थैंक थैंक यू। यू जी, बहुत शुक्रिया। राइट इंशाल्लाह सर, राइट नेक्स्ट सर। मिलते हैं। ये मैंने जी केस इंशाल्लाह आज सर। इसलिए जल्दी चलाया और इंक्लूड कर लिया कि मैं चाहता हूँ कि अब हमारे पास 3 क्लासें रह गई हैं ना तो एक क्लास हमारी आखिर में फ्री हो, उसमें हमारा कोई टॉपिक ना हो क्योंकि हमने सब कुछ करके तो प्रोजेक्ट भी जमा कराना है ना। तो जी आखिरी दिन सर। अगर मैं आपको आखिरी चीज़ पकड़ाऊंगा तो फिर वो प्रोजेक्ट बिल्कुल एंड पे चला जाएगा और आपके इम्तिहानों से क्लैश हो जाएगा। जी सर। सर उन्होंने डॉक्टर इरफान जफर साहब ने तो 31 दिसंबर जो है हमारी क्लोजिंग डेट कर दी हुई है बस क्लासेस तकरीबन की। हम भी ना तो अगले चूंकि जो 31 है ना उसको हम आखिरी सर टॉपिक अच्छी तरह पढ़ लेंगे ना, और जो उससे अगला है उसमें सिर्फ पढ़ लेते केस हैं, रह ठीक है जाएगा। सर। तो अगर आप लोग कहेंगे तो जी मैं बेहतर। केस भी उसी दिन कर लूंगा अगर आप लोगों को अप्रोप्रिएट सर लगता है। के सर 31 तक ही सारे केस करें ना सर। उसके बाद हमारे पास एनफ टाइम होगा प्रिपेयर करने ठीक के है, लिए, क्योंकि ठीक है, हमारा गुड आखिर इनफ। लास्ट सेमेस्टर है। तो हम जरा बेहतर ठीक तौर पे है, गुड प्रिपेयर इनफ, करेंगे तो गुड इनफ। हम उसके बाद ये कर लेंगे कि फाइनल थीसिस आखिरी भी दो है। क्लासें बस सिर्फ आप लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या करेंगे। जी बेहतर, जी जी बेहतर ठीक। सर। ठीक है, थैंक थैंक यू जी, इंशाल्लाह राइट मिलते सर, थैंक यू सर, हैं। थैंक अल्लाह यू सो हाफिज़। मच। यू। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम, फी हाफिज़। अमान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।